यहाँ पे देखिए बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स की हमने लास्ट एक जो आपकी यूनिट थी वो कंप्लीट कर ली थी, सबसे पहली वाली, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इस बुक में आप पढ़ क्या रहे हो। बेसिकली बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तब से लेके हमारे देश की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट तक क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में ये किताब बताएगी आपको। दूसरा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मैंने आपको एक चीज़ गाइड करी थी कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान पहले ठीक था या गलत था, जब आप उसे आज कंपेयर करोगे किससे, उसके पास से। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पहले वो कैसा था तो आज आप जज नहीं कर पाओगे वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो सेम हमने जो फर्स्ट यूनिट करी थी उसमें क्या पढ़ा था कि सर बिफोर 1947 यानी 1947 से पहले इंडिया कैसा था और आज हमारे इंडिया के अंदर चेंजेस क्या क्या आए हैं। समझ आ गई यहाँ तक? अब ये बुक जो है ना बेटा, ये बेसिकली कैसे डिवाइड करी गई है, कुछ पोर्शन है इसका शुरू की 2-3 यूनिट जो 1947 से रिलेटेड है, उसके बाद आपको 1991 पढ़ाया जाएगा और 1991 के बाद आप पढ़ोगे कुछ ऐसे चैप्टर्स जो पास्ट प्रेजेंट और आज प्रेजेंट को मिला के एक साथ बने होंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर 2 नहीं है, बेसिकली आप इसे यूनिट 2 मान के चलो अपनी। चैप्टर 2 क्या है यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1999। अब ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 1947 या बिफोर 1947। अब जो आप पढ़ रहे हो देखो टाइम पीरियड चेंज हुआ नहीं हुआ, अब क्या पढ़ रहे हैं सर हम यहाँ पे 1950 से लेके 90। अब पढ़ना कैसे है आप सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे आपके पास नोट्स के अंदर क्या है बेटा, ये इंडेक्स है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपके इंडेक्स के अंदर आएंगे, हर क्लास का टारगेट ये होगा कि हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं और अच्छे से करने हैं। ठीक, अब आज का जो पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक्स। भाई सीधा सा लॉजिक ये है कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हो नहीं, हमें पढ़ा रहे हो किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा रहे हो। तो पहले हमें यह समझना है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और हमारी इकोनॉमिक्स काम कैसे करती हैं, उसके बारे में हमें ये स्टडी करनी है। ठीक है, देखिए बेटा, तो अभी बेटा जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है सर, इकोनॉमिक्स क्या होती है या इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर जो हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है बेटा, कहता है इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीडियम थ्रू विच द गवर्नमेंट एलोकेट्स। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ टर्म्स आएंगे जो मैं आपको समझाता चला जाता हूँ। कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो एलोकेट करती है। एलोकेट का मतलब होता है सर यहाँ पे बांटना, एंड distribute the available resources, goods and services across the country and geographical boundaries। अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं, आज हमारी सरकार कर क्या रही है बेटा, सरकार छोड़ दो, आप अपने घर में देखो क्या करते हो। भाई पापा बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, अर्निंग्स करके लाते हैं घर पे, मम्मी अपना घर चला रही है, वो अपना राशन वगैरह का हिसाब किताब रख रही है, यानी कि वो पापा के लाई गई इनकम को बेसिकली क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अलग अलग सोर्सेज में, कपड़े, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, खाने पीने में, यही कर रही है ना वो भी। अब हम इंडिया की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट भी सेम काम करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे से टैक्स के रूप में वो रिवेन्यू जनरेट करती है, पैसा कमाती है, फिर उस पैसे से अलग अलग चीजें हमारे लिए बनाती है, हमारे यूजफुल के जरिए। जैसे कि हमें अगर सड़कें चाहिए तो वो सड़कें बना के देगी, यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी बनाएगी, मॉल चाहिए तो हमें मॉल बना के देगी। तो यहाँ पे क्या बोला कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जो भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं वो लोगों के बीच में बांटती है अच्छे तरीके से। ठीक है, economic system act as a regulatory system to manage the element of production, labor, physical resource and the business people। बेसिकली गवर्नमेंट ही है बेटा जो कि सब चीजों को चलाती है आज के डेट में। आप एक एजम्पशन लेके देखो कि आज हमारे देश में से गवर्नमेंट चली जाए तो क्या जैसे देश चल रहा है वैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा सर, क्योंकि सबको कंट्रोल करने वाली, चाहे भले ही हम गवर्नमेंट से डरते हैं या नहीं डरते, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10% भी डरते हैं, उसी डर की वजह से क्या हो रही है, इकोनॉमी अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। ठीक है, also economic system generally follow the specimen of use and consumption। यहाँ पे इसको जरा ध्यान से समझना, नीचे जो आ रहा है देखो, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, अब इसको थोड़े और डिटेल में पढ़ लेंगे हम। 3 तरीके के सिस्टम होते हैं बेटा हमारे पास, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपकी 11th के अंदर भी आया था। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों इकोनॉमिक्स को समझते हैं। पहले
इसको पढ़ने से पहले मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूं ताकि आपको फिर पढ़ने में इजी रहेगा और समझ जल्दी आ जाएगा। ये देखो, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर ना हमें तीन चीजों को स्पेसिफाई करना है। सबसे पहला सर ये देखना है हमें कि ओनरशिप किसका है। तो सर जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसके अंदर ओनरशिप जो होता है ना वो होता है सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर का। यानी कि सर जैसे कि रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा, यानी कि सर इसको चलाने वाले कौन है, सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स होते हैं। अब सर इनका मोटिव क्या होता है, सर इनका मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। बेसिकली जितने भी प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स है बेटा वो किसके लिए काम करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगे, देश के लिए वो इतना ज्यादा काम नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है यहाँ, कहता है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन ओन एंड कंट्रोल द प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो चलाने वाले हैं बेटा वो कौन है, हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेस, ठीक है, एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। किसके लिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा फुलफिल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उन्होंने क्या लिखा फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। वो अपने फायदे के हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पे काम करके चलते हैं। फिर कहता है द मेन एम ऑफ दिस इकोनॉमी इज टू मेक अ प्रॉफिट, और इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है सर, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द जनरल मार्केट विच इज नोन एज अ मार्केट इकोनॉमी। देखो हमने ना 11 के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे डिमांड चैप्टर पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो वहां पे ना एक टर्म बड़ा कॉमन आता था बेटा कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, या मार्केट के अंदर किसी चीज के जो प्राइस होते हैं वो किस बेस पे तय होते हैं। तो उसका एक आंसर आता है सर मार्केट इकोनॉमी की बेस पे होते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, ये एक तरीके की बेटा फ्री इकोनॉमी है जहां पे किसी भी चीज के जो प्राइस हैं वो डिपेंड करेंगे आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। यानी ना तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करेगी ना गवर्नमेंट प्राइस बनाएगी, जितने भी प्राइसेस होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेंगे बेसिकली, ठीक है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द फ्री मार्केट। क्या बोलते हैं हम इसको एक तरीके से, फ्री मार्केट। हियर ऑल द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बिजनेस आर फ्री टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू ट्रेड, प्रोड्यूस और सेल एंड व्हाट प्राइस। अब हमारा देश बेटा एक ऐसा देश है जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, जिसको पूरा राइट दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी यानी कि वो लीगल होना चाहिए। दूसरा, आप जैसे मर्जी उसको बेचो, जिस मर्जी प्राइस में आप उसको बेचो, उसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन, ठीक है। क्लियर हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। चलिए अब इसके बाद बेटा अगला आता है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी किसे कहा गया है। देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करी जाए तो ऊपर मैंने क्या बोला था कि ओन कौन करता है सर, वहां पे प्राइवेट। सर यहाँ पे जो ओन करेंगे ना वो कौन करेगी, हमारी गवर्नमेंट करेगी। सर वहां पे जो मोटिव होता था वो क्या होता था, प्रॉफिट कमाना। सर यहाँ पे जो मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट, काम करेगी। अब देखो लिखा क्या है यहाँ, देखिए बेटा यहाँ कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर देश की स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। जिस देश में जिसकी भी सरकार चल रही है, सॉरी जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार चल रही है वो उसकी स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है बेटा। Therefore, all the factories, capital, plant and machinery are owned and controlled by the state government. ठीक है। In socialist economy, private individual and business are not allowed to produce the goods and services of their own choice. Socialist economy के अंदर अब एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो हमारा इंडियन रेलवे है उसके अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर घुस जाता है और वो कहता है भैया मैं अपने हिसाब से सामान बनाऊंगा, अपने हिसाब से बेचूंगा? ऐसा नहीं होता। क्यों? गवर्नमेंट कहती है कि जितनी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी, अपने हिसाब से चलाएगी, उसके अंदर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रीनियर एंट्री करके अपनी मर्जी चला नहीं सकता, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द कमांड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अनलाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेट बाय द, भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होते थे बेटा, डिमांड और सप्लाई की बेस पे। लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करके देगी। Not by the market forces and the factor of supply and demand. All the citizens get equal rights and enjoy the benefits from the production of goods and services. Therefore, this economy is also known as a command economy.
क्योंकि इसका बेनिफिट बेटा गवर्नमेंट कोशिश क्या करती है कि हर एक नागरिक को मिले, तो वो प्राइजेस क्या रखती है, बहुत कम रख के चलती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सकता है, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन की दुकानें। अब राशन की दुकान पे जो राशन का प्राइस रखा गया है वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि जितने भी लोग इकोनॉमी के अंदर हैं वो सारे के सारे उसका बेनिफिट उठा सके। लेकिन अगर आप प्राइवेट आटे की चक्की पे जाओगे तो वहां पे 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो तक आटा है, तो वहां पे हर एक पर्सन जाके आटा नहीं खरीद पाएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? क्यों सर? प्राइवेट वाला काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों की भलाई के हिसाब से। ठीक है। The main aim of the socialist economy is to maximize the wealth of the whole country and the equal distribution of wealth among its citizens, not the welfare of rich individual and companies. हमारी गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है कि पूरे देश से वेल्थ इकट्ठा करना, यानी पैसे को इकट्ठा करना और इक्वल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ना कि सिर्फ रिच पीपल्स के बीच में बांटना। ठीक है, ये लाइन आपको 11th में रट गई थी कि सर रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। हमारी गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि जो गरीब लोग हैं उन तक भी क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को हम पहुंचा सकें। ठीक है। अब इसके बाद आएगा बेटा आपके मिक्स्ड इकोनॉमी की बारी आएगी। अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहा गया, ध्यान से सुनिए। अभी कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है आपको सर, मिक्स का मतलब सोशलिस्टिक प्लस कैपिटलिस्टिक। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, BSES दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको ओन करते हैं रिलायंस, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन इसके अंदर जो प्राइस कंट्रोल करती है वो कौन करती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजली कौन फ्री बांट रहे थे? केजरीवाल जी। कंपनी किसकी थी? लेकिन परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? केजरीवाल से लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो ये कौन सी इकोनॉमी चल रही है? एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है, यानी बनाने वाला गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, चलाने वाला कौन है? यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा। ठीक है। कहता मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इट इनकॉर्पोरेट्स द बेनिफिट ऑफ बोथ सिस्टम एंड अवॉइड्स देयर ड्रॉबैक्स। इसके अंदर देखो क्या करा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट ये कहती है भैया हमने ना चीजें बना दी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हैं, कुछ चीजें क्या हैं जो सस्ती हैं। गवर्नमेंट कहती है ये सबके लिए खुला है, जिसकी जैसी गुंजाइश है, आप सस्ता खरीदना चाहते हो सस्ता खरीदो, आपको महंगा खरीदना है आप महंगा खरीदो, हमने आपके लिए दोनों ऑप्शंस रेडी कर दिए हैं। तो यानी ये इकोनॉमी कैसी होती है? जो दोनों के ड्रॉबैक्स थे, पिछले सिस्टम्स की कमियां थी, उनको हटा के जो जो उसके पॉजिटिव थे वो इन्होंने क्या करे, आपस में मिक्स कर दिया, और उससे क्या बना के दी हमें बेटा? एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी बना के दी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। दोनों क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे एक साथ काम करेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेट टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव विद इन एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। और पूरी दुनिया में जाओगे तो सबसे बड़ी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो भारत के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री कौन सी है? इंडिया है। चाइना के अंदर क्या चलता है बेटा? लोकतंत्र है ही नहीं वहां पे। तो वहां पे क्या चलता है? राजकीय शासन चलता है, जो प्रेसिडेंट है वही चलता चला जाएगा वहां पे। सिर्फ एक बचा कौन? इंडिया बचा। इंडिया के अंदर क्या चलती है हमारे यहाँ पे? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ठीक है। आवर इकोनॉमी हैड बीन विक्टिम ऑफ इनॉर्मस एक्सप्लॉयटेशन। देखो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि 1947 से पहले हमारे देश का क्या किया गया? बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने काफी सारे टर्म्स पढ़े थे। क्या था कि भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे पास बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था, सारा अंग्रेज हमारे पास से लूट के ले गए थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी उसके अंदर। कहता है आवर नेचुरल रिसोर्सेज आयरन ओर्स, गोल्ड माइंस, वेल्थ एंड मैन पावर वर सब्जेक्ट टू इंटेंस एक्सप्लॉयटेशन। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कोशिश करी गई कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे ना, उनको क्या किया जाए? एक्सप्लॉइट किया जाए। ड्यू टू दीज एट्रॉइटिक्स द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस शोड पुअर एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सर 1947 में अगर भारत की कंडीशन पूछी जाए तो कैसी कंडीशन थी सर? बिल्कुल बेकार थी। हमारे यहाँ पे हर जगह गरीबी देखने को मिलती थी, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था बेसिकली हमारे देश के अंदर। ठीक है। इमेंस एफर्ट्स एंड नॉलेज वर एसेंशियल इन ऑर्डर टू मूव अहेड। अब उस टाइम पे बेटा हमारे देश को जरूरत क्या थी कि हम आगे बढ़े और किसी तरीके से ग्रो करें। अब उसके लिए क्या किया देखो, कहते हैं ऑल्थो इंडिया वाज वेरी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल टुवर्ड्स द एंड। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या सर?
जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे ना, तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, एक बहुत प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, यानी खुशनुमा इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट थी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। कहता है लेकिन British rule towards the end, it was exhausted. The Indian economy on the eve of independence was struggling to find a path, since all the policies that British were framing only promote their interest. क्यों? ये भी हमने पढ़ा कि सर जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे ना, कुछ पॉइंट्स करते हैं जो आपके टेस्ट में भी दिए थे सर, उन्होंने हमारे यहाँ पे ना रेलवे इंट्रोड्यूस किया सर, लेकिन जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया था ना, वो भारत के बेनिफिट के लिए नहीं था, किसके बेनिफिट के लिए था, अपने बेनिफिट के लिए किया। ठीक है सर, उन्होंने सड़कें बनाई, फिर अगेन सर जो सड़कें बनाई वो भी भारत के इंटरेस्ट में नहीं थी, वो किसके लिए करी, उन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए करी। तो यानी ब्रिटिशर जो काम कर रहे थे ना, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे, ना कि भारत के बेनिफिट के लिए कर रहे थे। ठीक है, वी वर डाइवर्जिंग फ्रॉम prosperity, we were mere raw material supplier to the British, they made use of our labor without treating them well। ये लाइन सबको रटी होनी चाहिए जो पुराने स्टूडेंट्स है। क्या सर, इंडिया इज अ प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल। सुनना बेटा आप सब ध्यान से, इंडिया क्या कर रहा था बेटा, यहाँ से कच्चे माल को क्या कर रहा था, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। वो उस कच्चे माल से क्या करते थे, चीजें बनाते थे और भारत में महंगे प्राइस में आके क्या करते थे, यहाँ पे बेचा करते थे। तो एक तरीके से इंडिया इज अ एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ अ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। तो ये इस तरीके से इंडिया का शोषण किया जा रहा था। The 200 years of the British rule also took away our will to gain knowledge and awareness। इन्होंने क्या करा बेटा, साक्षरता इतनी कम नहीं थी। देखो क्या हमारा देश आज इलिटरेट है, इसके पीछे इंडिया एक रीजन है? नहीं। रीजन मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आफ्टर 12th आप एक साल का ब्रेक देके देख लो, आप दोबारा स्टडी इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। तो हमारे स्टडीज के बीच में कितने साल का ब्रेक आ गया, 200 सालों का। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने कोशिश क्या करी कि इंडिया का कोई भी नागरिक ना तो पढ़े ना लिखे। अगर हम वैसे पढ़ते हैं अपना इतिहास, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या आता है सर, सबसे पहला गुरुकुल इंडिया के अंदर खुला, सबसे पहले यूनिवर्सिटी इंडिया ने लगाई। तो जब सब कुछ सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, फिर हम इलिटरेट क्यों रह गए? उसका रीजन है कि सर हमारे यहाँ पे 200 साल का क्या आ गया था, पूरा गैप आ गया था, जिसके अंदर लोग बिल्कुल भी साक्षर नहीं हुए। बेसिकली कह सकते हो आप, कम से कम हमारी चार या 5 जनरेशन इलिटरेट हो गई ना। 200 साल इतना टाइम पीरियड लगा के चलो कि 4 जनरेशन क्या हो गई, सारी की सारी इलिटरेट हो गई। उसका इंपैक्ट आज तक पड़ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, सिंस वी वर देयर स्लेव्स, क्योंकि हम उनके गुलाम थे, वी नेवर गॉट द राइट टू प्रॉपर एजुकेशन, हमें कभी भी एजुकेशन का राइट नहीं मिला। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर राइट वी वर इलिटरेट। जब वो हमारे यहाँ से गए तो हमें कैसा छोड़ के गए बेटा, वो द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज full of people who had absolutely no plan as how to help the। अब इस तरीके से देश को छोड़ के गए थे कि भैया ना तो हमारे पास कोई प्लान था, ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे कि भारत जैसे देश को अब हम किस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, उसके नतीजे आपने देखे भी कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हो गए जो आज तक सही नहीं हो पा रहे। ठीक है, जैसे कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बना देना, ये भी तो एक गलत काम ही हुआ ना, जिसको आज तक भुगत रहे हो बैठ के। तो क्या हुआ, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे लोग, रिसोर्सेज नहीं थे, तो लोगों को ये नहीं पता चला कि भैया देश को आगे कैसे लेके जाना है। जिसको जैसा ठीक लगा उसने अपने हिसाब से क्या करा, दिमाग लगा लिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसकी प्रैक्टिस शीट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टॉपिक खत्म होगा, उसी से रिलेटेड क्या आ जाएगी, हाथों हाथ प्रैक्टिस शीट आएगी। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? जिससे मैं पूछूं वो आंसर करेगा, साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो बस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइजिंग वेल्थ फॉर द होल कंट्री, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द सिटीजन, मेकिंग अ प्रॉफिट स्टेट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन। हर्षिता सी सर, मेकिंग अ प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। फिर आता है इन सोशलिस्ट इकोनॉमी हु डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिससे पूछो सोशल इकोनॉमी के अंदर सी सर गवर्नमेंट बनाती है सारे के सारे प्राइजेस। व्हाट कैरेक्टराइज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है दिशा? डी, ये बेटा को एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी सर कौन सी इकोनॉमी होती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद which country is often cited as the biggest example of a mixed economy? सर इंडिया। ठीक है, अभी पढ़ के चुके हैं, इंडिया सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। Why did the Indian economy on the eve of independence show a pure economic growth? कहता है हमारा जो देश था, जब हमें आजादी मिली तो उस टाइम पे इसने पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें क्यों शो करी, बताओगे? बताओ।
लैक ऑफ नॉलेज एंड, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे सारे क्या थे, अशिक्षित थे, इलिटरेट थे, जिसकी वजह से हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे रह गया। ठीक है, अब ये एक पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स, जब मैं 5 ईयर प्लान्स करा दूंगा तो मैं आपसे ऊपर वाला टॉपिक पूछूंगा अभी, तो उसको भूलना मत। ठीक है, कि अगले पे आ जाओ, पिछला भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं बेटा हम पहले 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। देखो 5 ईयर प्लान्स को पढ़ने से पहले समझ लो होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि 5 ईयर प्लान्स का मतलब है कि हर साल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो होते हैं पीएम के कितने साल बाद होते हैं, जैसे 2024 में 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और वो 5 साल का ना अपने एक टेन्योर फिक्स करती है कि इस 5 साल के अंदर, जैसे आज प्रेजेंट में बहुत सारे वादे किए जाएंगे, हम ये करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम करते हैं ना वादे। तो 5 साल का मतलब होता है कि अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, उसकी एक लिस्ट बना के देती है। उसको क्या बोला जाता है हमारे यहाँ पे, 5 ईयर प्लान्स बोला जाता है। पहले ये बनते थे, अब 2014 के बाद से या 17 के बाद से ये बनने बंद हो गए हैं, पहले ही बना करते थे। लेकिन ये सबसे पहला प्लान जो बना था 1950 के अंदर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स को थोड़ा समझ लो और क्या है। सबसे पहले हमें समझना है सर यहाँ पे देखो, 5 ईयर प्लान्स बाद में समझना, मुझे सबसे पहले आप ये बता दो प्लान क्या होता है बेटा, प्लान किसे कहते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर किसी भी चीज को करने के लिए उसके स्टेप्स डिसाइड करना, और सर किसी गोल को अचीव करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उद्देश्य बेसिकली हमारा कि हम क्यों अचीव करना चाह रहे हैं उसको, और प्लान ही नहीं पता। बेसिकली सर किसी गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं या जो भी हम स्टेप्स लगाते हैं ना, वो हमारी क्या कहलाती है, प्लान कहलाती है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपकी 12th की, तो आपको एक प्लानिंग बताई गई कि आपको 1 घंटे 2 घंटे डेली का पढ़ना है, रिवीजन करनी है, 15-20 मिनट इकोनॉमिक्स को डेली देने हैं। तो ये भी क्या है, आपका एक तरीके से प्लान का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है बेटा, यहाँ कहता है प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। प्लानिंग के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं सर, कि जो हमारे देश के रिसोर्सेज है हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। भाई आप घर पे प्लान कैसे करोगे कि भैया घर पे 5 करोड़ रुपए हैं, उस 5 करोड़ को हमें कैसे कैसे किसकी जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्यों सर 5 करोड़ होते तो हम यहाँ बैठे होते, है ना। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे घर प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स, हमेशा इसके क्या होने चाहिए बेटा, कुछ उद्देश्य होने चाहिए, और कुछ क्या होने चाहिए बेटा, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हम एक निश्चित समय के अंदर क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ duration and are called a 5 year plans. The concept of 5 year plans were borrowed from the former Soviet Union. देखो हमने ना लास्ट यूनिट के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन सिखा के गया, ब्रिटिशर्स सिखा के गए। एडमिनिस्ट्रेशन कौन सिखा के गया बेटा, हमारे ब्रिटिशर्स। जैसे कि अब आपको पता है दिल्ली का जो पार्लियामेंट हाउस है वो अब चेंज हुआ है, नया बना है, लेकिन जो पहले वाला था वो किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। यानी जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखा के गए उस टाइम पे वो कौन थे बेटा यहाँ पे। ठीक है, our plan document not only specify the objective to be attained in the 5 year of plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years plans. अब ध्यान से सुनना, 5 ईयर प्लान्स तो आप समझ गए कि सर 5 सालों के अंदर हमें क्या क्या करना है, वो हमारी पंचवर्षीय योजना है। तो क्या सर हम सिर्फ 5 सालों के अंदर यही करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप फर्स्ट क्लास से लेके अब तक पढ़ रहे हो, 12th के बाद आपने एक एम सेट कर लिया कि सर हमें ये करना है, तो यानी आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ाई क्यों स्टार्ट करी थी, ये थोड़ी करी थी कि 5 साल पढ़ के बंद कर देंगे या 10 साल पढ़ के बंद कर देंगे, एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव लेके चले थे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पे मेट्रो चल रही है दिल्ली में बेटा, अब ध्यान से सुनना इसकी वर्डिंग क्या थी। इसको बनाया किसने प्लान को, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं, इसको बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में थी। समझ रहे हो, हुआ क्या कि बीजेपी गवर्नमेंट गई और आई कौन सी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे, कांग्रेस की। इंप्लीमेंट किसने करा, मेट्रो लेके कौन आई, गवर्नमेंट लाई कांग्रेस। जब शीला दीक्षित जी होती थी उन्होंने क्या ली, मेट्रो लेके आ गई। अब उसके बाद फिर कांग्रेस चली गई, अब मेट्रो को आगे बढ़ा कौन रहा है, फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो ये कौन सा प्लान हो गया आपका, ये क्या 5 ईयर प्लान हुआ भैया, कम से कम हो गए लॉन्ग टर्म प्लान जो 20, 25, 30, 40 साल तक चलेंगे। क्योंकि मेट्रो क्या, देखो मेट्रो का प्लान क्या चल रहा है बेटा,
पहले क्या था, दिल्ली दिल्ली, अब दिल्ली से क्या हो गई, मेरठ हो गई, यहाँ से सोनीपत लेके जा रहे हैं, सोनीपत से बात हो रही है कि अब करनाल भी लेके जाएंगे। तो जब इतनी लेंथ बढ़ाओगे तो एकदम तो नहीं बढ़ेगी ना ये, तो इसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड अ पर्सपेक्टिव प्लान। इसको किस नाम से जाना जाता है सर, पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है। तो सर हमने दो तरीके के प्लान्स पढ़े, एक होते हैं 5 ईयर प्लान्स, और उन 5 ईयर प्लान्स को मिला के हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते हैं, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानेंगे। द 5 ईयर प्लान्स आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द, ठीक है, 5 ईयर प्लान करता क्या है बेटा, एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, आपने बेटा 1st से 5th की पढ़ाई करी, उसे प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं ना आप, वहां पे आपने क्या सीखा, ABCD, ठीक है, आई बेसिक क्लियर कर लिया। उसके बाद आप 6 to 10 की पढ़ाई करके आए, फिर अब आप क्या कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो 5-5 साल की आप पढ़ाइयाँ करके आ रहे हो, ये किसके लिए हो रही है, कि आप में से कोई CA बनेगा, कोई MBA बनेगा, ठीक है, कोई टीचर बनेगा, तो वो उसके लिए क्या कर रहे हो, आप छोटे छोटे प्लान इंप्लीमेंट करते हो, जिससे कि आप अपना मेन प्लान अचीव कर सको। तो गवर्नमेंट भी सेम यही करती है कि 5-5 साल के प्लान बनाती है, और वो 5-5 साल के जो प्लान है वो उसके लॉन्ग टर्म प्लान को क्या करती है, एक तरीके से। अब एक एग्जाम्पल समझना, अगर थोड़ी बहुत भी न्यूज आप देखते हो, तो आवर गवर्नमेंट सेज दैट कि टिल 2000, ठीक है, इंडिया के अंदर वो कहती है कि मोर देन 80% हम क्या लेके आ जाएंगे, ईवी व्हीकल्स लेके आएंगे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि सर 2047 तक का हमारा टारगेट है कि हम इंडिया को पूरे तरीके से क्या बना देंगे, ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। और 2030 तक का, जो अभी 2030 तक का टारगेट है रिसेंट वाला, उसके अंदर वो कहते हैं कि लगभग 30% के करीब क्या ले आएंगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम ईवी लेके आ जाएंगे। तो ये कौन से प्लान चल रहे हैं बेटा अब हमारे, एक तरीके से शॉर्ट टर्म चल रहे हैं या लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, सर बहुत लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट आज लगा रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो प्लान बंद कर देगी, वो भी क्या करेगी, उसको आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। It will be unrealistic to expect all the goals of a plan to be given equal importance in all the, देखो ये बात फैक्ट है बेटा, जब भी नेता आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो बहुत सारे वादे करते हैं, तो लेकिन पॉसिबल ये नहीं हो पाता कि जितने भी प्लान्स बनाए थे वो सारे के सारे अचीव। अब आप अपना ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब क्या करते हो, जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट होती है तो एक जोश अलग होता है, ठीक है। अब जोश अलग होने के बाद क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दिए, क्या करते हो आप, टाइम टेबल बनाते हो, किसी की अलमारी पे चिपक रहा है, किसी की बेड पे चिपक रहा है, किसी की कॉपी में बना हुआ है। इंप्लीमेंट कितना होता है उसमें से, सर शुरू के 10 दिन भी कर लिया तो हमारी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि 11वें दिन से तो हम वैसे ही वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, लेकिन उन सारे प्लान्स को फुलफिल करना पॉसिबल, गवर्नमेंट प्लान करती है, लेकिन हर चीज प्लानिंग के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखो, कहते हैं इनफैक्ट द गोल्स में एक्चुअली बी इन कंफ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी may be in conflict with the goal of increasing employment if the technology reduce the need for labor। देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि भारत के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे और भारत को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। दूसरी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है, वो क्या कहती है कि अगर आपने भारत को ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा काम मशीनें करने लग जाएंगी, और भारत के अंदर तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो गया ना, तो वो प्लान बीच में ही क्या होगा, अटक जाएगा। वो प्लान क्या होगा, बीच में ही अपनी जगह पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे यहाँ पे जब भी कोई प्लानिंग करनी होती है हमें। ठीक है, अब thus planners have to balance the goal, we found different goals being emphasized in a different plan in India। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग प्लान्स बनते हैं, अलग अलग गोल्स बनते हैं, और अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन इकोनॉमिक प्लानिंग की, कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग भी डिफाइन एज मेकिंग अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू। लास्ट क्लास 11th के अंदर एक क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो सर उसका आंसर होता था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद आ गया होगा जो बताया था। ठीक है, अभी डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ी देर में। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है सारी की सारी जो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज है ना बेटा, उनका मेन काम ही क्या है, इन 3 चीजों पे काम करना, क्या बनाए, किसके लिए बनाए, और कैसे बनाए। ठीक है,
कहता सिस्टम वेयर सेंट्रल अथॉरिटी इन केस द प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग। आज की डेट में हम इसको किसके नाम से जानते हैं बेटा? नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि काम क्या करता है बेटा इंडिया के अंदर? इन इंडिया सेट्स टारगेट्स एंड मेंशन प्रोग्राम टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड। नीति का मतलब क्या होता है? देखो, नीति को अगर आप हिंदी में लिखोगे ना, सॉरी हिंदी में तो है ही, इंग्लिश में लिखोगे तो ये होती है पॉलिसी। नीति का मतलब क्या होता है? पॉलिसीज बनाना। तो नीति आयोग का काम क्या है बेटा? वो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बना के देता है और ये समझाता है कि भैया इतने इतने टाइम में आपको क्या करना है, ये काम पूरा करके देखो। अब ना, अच्छा ये बताओ, प्रेजेंट के अंदर क्या काम करने की स्पीड में कुछ चेंज है या वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था? स्पीड है, ठीक है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल, अगर आज प्रेजेंट के अंदर इंडिया के अंदर आप देखोगे, बहुत सारी पिक्चर्स आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते होगे, जो हमारे यहाँ पे बेटा हाईवेज की डेवलपमेंट हुई है, देखते हो, मतलब फॉरेन कंट्री के लेवल के आपने हाईवेज देखे हैं, और देखे क्या, हम जाते भी हैं, चाहे आप यहाँ से वृंदावन चले जाओ, चाहे आप यहाँ से पंजाब जाओ, चाहे जयपुर चले जाओ, सारे हाईवेज क्या कर दिए इन्होंने एकदम, ठीक है। रीजन क्या होता है कि नीति आयोग पहले भी था अब भी था, इंप्लीमेंटेशन का क्या आ रहा है, सारा का सारा फर्क आता है। आज की डेट में गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, टाइम देती है उसको आगे काम करने के लिए, उस टाइम को आपको उसी टाइम में क्या करके देना है, कवर अप करके, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज अ, तो कहता है अगर आप भारत को विकसित करना चाहते हो तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग को गवर्नमेंट क्या नाम देती है, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलती है। द पर्पस ऑफ कमीशन is to carefully assess human and physical resources of the country and to prepare the plans for the effective use of resources। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा? सॉरी, इस नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आपका स्कूल का जैसे प्रिंसिपल होता है ना, टीचर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, टाइम पे टेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, आपका सिलेबस पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, ये किसका काम होता है स्कूल के अंदर? प्रिंसिपल का काम है। तो नीति आयोग क्या है? जो आगे आपको प्लानिंग देता है और उसके बाद वॉच रखता है, आपके ऊपर नजर रखता है कि भैया जो काम दिए गए थे वो प्रॉपर तरीके से वो काम फुलफिल हो पा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर विच बिगन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान। तो जो हमारे यहाँ पे बेटा प्लानिंग कमीशन होती थी ना, उसने एक टाइम पीरियड दे दिया कि चलो यार गवर्नमेंट को ना हम 5 साल दे देते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। उसी के बाद से क्या बन गई बेटा, ये 5 ईयर प्लान के नाम से जाने लगे, ठीक है। अब नीति आयोग क्या है, इसकी ना डेट्स याद रखना जरूर। देखो, कहता है नीति विच स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नंबर की सबसे पहले क्या आ गई बेटा, इसकी फुल फॉर्म 1 मार्क्स में क्या आ गई इसकी आपके यहाँ पे, सर क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बोला गया नीति आयोग के नाम से बोला गया। आयोग वाज एस्टेब्लिश इन 2015 रिप्लेसिंग 65 इयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको अभी बोला था कि 2014 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट आई थी, यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहला उसने काम ही क्या करा, 5 ईयर प्लान को बंद करा, ठीक है। उन्होंने उसकी जगह किसका गठन किया, नीति आयोग का गठन किया, और उसका काम क्या था कि पुराने 65 ईयर ओल्ड से जो पैटर्न चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे क्या लेके आ गए, वो नीति आयोग को लेके आए। इट इज अ पॉलिसी थिंक टैंक established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative pedalings for fostering the involvement and participation of the state government of India in economic marketing policy। देखो हुआ क्या, आपको ना छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे देश की अगर सबसे बड़ी 2 गवर्नमेंट्स की बात करी जाए बेटा, यही है, ठीक है। आज देखो, अब इलेक्शन चल रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, डिबेट्स चल रही हैं, हर घर के अंदर चल रही हैं, कोई इनके फेवर में चल रहा है, कोई इनके फेवर में चल रहा है। तो अब तो ये कहना दिल्ली के अंदर कि ये और ये दोनों एक ही है, तो दोनों क्या होगा, एक तरीके से गठबंधन करके एक ही पार्टी बने हुए हैं दिल्ली के अंदर। तो अब देखो डिबेट्स क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम जो हमें समझनी चाहिए वो है क्या एक्चुअल के अंदर। चलो अभी देखो एक पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है, यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है, ये ना ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट गलत थी या ये गवर्नमेंट गलत थी। होता क्या है, ये गवर्नमेंट एक बंदे से नहीं चलती। इसके जो सबसे बड़े मुखिया हो गए वो हो गए कौन बेटा, यहाँ पे मोदी जी। लेकिन बेटा क्या मोदी जी महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु हर जगह आके खुद काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वहां पे क्या होते हैं हमारे, कौन प्ले करते हैं बेटा रोल? हर जगह पे अलग अलग है।
अब होता क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट मान लो लाख अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ एमएलए ऐसे होंगे जो अभी भी ढंग से वो काम नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कह रहे होंगे वहां के लोग, यार ये तो गवर्नमेंट ही बेकार है। भाई सीधी सी बात क्या हुई कि भाई आपके स्कूल का रिजल्ट खराब आया तो सबने ये कह दिया भैया प्रिंसिपल ही खराब था, जबकि प्रिंसिपल खराब नहीं था, कुछ गिने चुने टीचर्स थे जो ढंग से पढ़ा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आपकी क्लास का रिजल्ट खराब हो गया। तो सेम यहाँ पे भी, और सेम ही क्या है बेटा, लेकिन होता क्या है, अब फर्क क्या आया दोनों के अंदर मैं बताता हूँ। इस गवर्नमेंट को लाइक ना करने के आज प्रेजेंट रीजन कोई मेरे को बताएगा, जो लाइक नहीं कर रहे क्या रीजन होंगे? तो सारे लाइक के ही हैं? सुनते भी हो आप कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, इस वजह से लाइक नहीं हो रही। हाँ सर, इनका कहना है कि ये सर इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इंडिया के रिलेशंस को देखते हुए। कुछ लोगों का कहना है क्या है सर कि इनके आने की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। तो अलग अलग क्या हो गए बेटा, यहाँ पे कम्युनिटीज हो गई, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना हो गया। अब एक्चुअल में प्रैक्टिकली समझो हो क्या रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बेसिकली हुआ क्या, इन सालों के अंदर करा इन्होंने भी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस की एक लीडर हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, आप शायद थे या नहीं थे उस टाइम पे, या बहुत छोटे हुआ करोगे, वो थी शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित इज अ फेस, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने दिल्ली के अंदर पसंद करा। 15 साल उन्होंने शासन करा। रीजन दो तीन चीजें हो रही थी उस टाइम पे। पैसा नेता बहुत खा रहे थे, वो आज भी खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली को डेवलप बहुत करा। वो एरा भी आपको याद दिला देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। वो एरा था बेटा दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स आपने सुने होंगे हुए थे, वो कॉमनवेल्थ गेम का एक एरा आया था दिल्ली में, जिसमें पूरी दिल्ली को क्या कर दिया गया था बेटा, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई एंड बनाया गया। तो उस लीडर को लोगों ने क्या कह के पसंद करा कि भैया करप्ट है, पैसा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली को भी बना दिया। समझ आई? अब ये गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये गवर्नमेंट भी काम सारे कर रही है, करप्शन इसमें भी है, लेकिन हुआ क्या, करप्शन का लेवल क्या हो गया बेटा, थोड़ा करप्शन का लेवल क्या हो गया, कम। अब देखो डिफरेंस बताता हूँ क्या है। मैंने आपको 11th के अंदर एक शायद एक बेसिकली एक तरीके से चुटकुले के रूप में समझाया था कि एक समझना इस चीज को, आपको ये पूरे दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आज क्या चल रहा है बेसिकली इनके रूल में और इनके रूल में। बेसिकली पुराने बच्चों को शायद याद भी आ जाए। बेटा दो नेता थे, ठीक है, एक किसी पार्टी का था, मान लो कांग्रेस के हैं, और एक किसी और पार्टी के हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं कि एक नेता दूसरे नेता के यहाँ जाता है फॉरेन कंट्री के अंदर, वहां पे जाके बात करता है, वहां पे जाके उससे पूछता है, उसका घर देखता है जाके, वो कहता है भैया आप तो बड़े रईस हो गए, यहाँ पे आगे आपने इतना बड़ा घर बना लिया, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फॉरेन के नेता से पूछता है वो जाके, तो कहता है ये सब आपने कैसे अचीव कर लिया? तो फॉरेन के नेता का आंसर ये था, कह रहा भैया सामने आप पुल देख रहे हो जो जा रहा है? वो कहते हैं हाँ जी भैया देख रहा हूँ। कह रहा बस इसमें से 10% खाया, ये सब कुछ बन गया मेरा यहाँ पे। समझ आ गई बात यहाँ तक की स्टोरी? क्लियर? अब आ गया भाई, 2-4 महीने बाद फॉरेन वाला आ जाता है भारत के अंदर अपने ही दोस्त के घर पे। वो यहाँ पे आके देखता है भैया इसने तो और अति तार रखी है, जो उसके पास वहां नहीं है वो यहाँ पे लेके बैठा है। इसके पास अपना प्राइवेट जेट भी है, कोठी भी है, कोठी उससे लगभग 4 गुना बड़ी है, गाड़ियां खड़ी हैं 50-50। वो कहता है भाई मेरा तो तुमने पूछ लिया, समझ आ गया, अब ये बताओ तुमने कैसे करा? ठीक है मैंने तो फॉरेन में रह के करा, तुम तो इंडिया में मेरे से ज्यादा लेके बैठे हो। फिर वो उसको आंसर करता है, कह रहा आप सामने पुल देख रहे हो? तो वो कहता है भाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कह रहा बस समझ जाओ। समझ गए क्या है कि इंडिया के अंदर दिक्कत ये चलती है कि कई चीजें तो कागजों में ही रह गई कि यहाँ से ब्रिज जाएगा, जाएगा कहाँ जाएगा नहीं पता, क्योंकि है ही नहीं वो तो बेसिकली क्या है कि वो खाते हैं थोड़ा थोड़ा, सब खाते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है दूध का धुला। क्योंकि आप अगर बेटा आए हो पॉलिटिक्स के अंदर तो झूठ बोलना आपको सीखना पड़ेगा, करप्शन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। जब केजरीवाल जी आए थे ये बने थे बहुत सुपीरियर नेता और अच्छे नेता थे। उनका जो पहले 1 महीने का शासन था वो लिखा गया, मतलब हिस्ट्री के टाइप से लिखा गया। भाई साहब दिल्ली के सारे कमिश्नरों के ट्रांसफर, बड़े बड़े जितने ऑफिसर्स थे जितने करप्ट, सबका ट्रांसफर मार दिया इन्होंने आते ही। सबने कहा भाई बंदा आया है, ठीक है ना, कुछ करेगा। लेकिन क्या हुआ, 1 महीने पॉलिटिक्स झेल पाए, उसके बाद वो भी उतर गए उसी के अंदर। तो बेसिकली पॉलिटिक्स है ही ऐसी। लेकिन क्या समझ आता है दोनों एग्जाम्पल जो मैंने सुना है कि भैया खाओ लिमिट में लेकिन देश में भी लगाओ। ये गवर्नमेंट ये क्या था, खाओ लेकिन लगाओ मत, तो बेटा क्या होगा फिर वहां पे इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है। सारी गवर्नमेंट अच्छी है अपने अपने टाइम पे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस चीज को समझने वाली बात होती है हमारी। ठीक है जी, चलो
अब सुनो आगे, इसके आएंगे बेटा अब आपके पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर आंसर देना। सर जो हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान था ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ क्या था। सी सर टू स्पेसिफाई द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर पीरियड। 5 सालों में हमें क्या करना है उसके लिए एक टाइम पीरियड बताया गया। What is the term for the long-term plan outline? What is to be achieved over a 20 years period based in the 5 year plans? जिसको हमें 20 सालों के अंदर अचीव करना होता है, दीपिका क्या होता है बेटा? सी सर पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया। From where did India borrow the concept of 5 year plan? इसमें से बोलो सर सोवियत यूनियन। What is the primary role of a नीति आयोग in India's economic planning? इंडिया के अंदर नीति आयोग का क्या रोल था, बोलो भाई। डी सर टू इम्प्लीमेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। बेटा इसने क्या कोशिश करी थी कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से क्या करें, हम एक सस्टेनेबल गोल लेके चले। व्हाट वाज द प्रेडिसर ऑफ अ नीति आयोग इन इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लान, ध्यान से सुनना, पहले शांति। प्रेडिसर का मतलब होता है बेटा नीति आयोग से पहले कौन था, बताओ जी भैया। नीति आयोग से पहले कौन काम कर रहा था बेटा हमारे यहाँ? सी सर प्लानिंग कमीशन, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान्स बना करते थे। कब थी बेटा नीति आयोग से पहले, कौन से ईयर में बंद हुआ 5 ईयर प्लान?